हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं और मेरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी हुई एक वीडियो सीरीज़ चल रही है जिसमें ये मेरी तीसरे नंबर की वीडियो है। और आज की वीडियो में मेरा जो टॉपिक होगा वो होगा फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को हम लोग मौलिक अधिकारों के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में मौलिक अधिकार और इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स। थोड़ा ध्यान देने वाली बातें हैं यहाँ। सबसे पहले एक बात कर लेते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है, लेकिन मौलिक अधिकारों को बताने से पहले हम सबसे पहले बात करते हैं मानव अधिकारों की। यहाँ एक शब्द मानव अधिकार। मानव अधिकार क्या अधिकार होते हैं? मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति को मानव होने के कारण प्राप्त हैं। मनुष्य है, मानव है, इसलिए उसे वो अधिकार प्राप्त हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं मानव अधिकार। वे अधिकार जो मानव को मानव होने के कारण प्राप्त होते हैं। और ये अधिकार मानव को, मनुष्य को कब से प्राप्त होते हैं? जन्म से प्राप्त होते हैं। हमारा जो मुख्य टॉपिक था आज का वो था हमारा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के बारे में बात करेंगे। इन्हें हम लोग मूल अधिकार भी कहते हैं। ये वे अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होते हैं, बेसिक। और ऐसा मान के चलते हैं कि मौलिक अधिकार यदि व्यक्ति के पास नहीं है तो उसका जीवन व्यर्थ हो सकता है। अर्थात मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होते हैं और अनिवार्य होते हैं। और इसी कारण भारतीय संविधान में भारत के सभी नागरिकों को ये मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। वे अधिकार जो किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति के जीवन, उस व्यक्ति की स्वतंत्रता और उस व्यक्ति की अभिवृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें भी हम लोग क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। अर्थात वे अधिकार जो किसी व्यक्ति के जीवन, जो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी अभिवृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें भी हम लोग क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। अगर मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति को प्राप्त हैं तो ये मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार हैं जिन्हें राज्य के विरुद्ध न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त है। उन्हें भी हम लोग क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार व्यक्ति के जीवन के लिए, स्वतंत्रता के लिए, अभिवृद्धि के लिए आवश्यक है, जिन्हें राज्य के विरुद्ध न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त है, उन्हें हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। और ये जीवन के लिए मौलिक और अनिवार्य होते हैं, हम लोग इन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। भारतीय संविधान में
मौलिक अधिकारों के बारे में अनुच्छेद 12 से 35 तक बात की गई है। अनुच्छेद 12 से लेकर और 35 तक भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विषय में बात की गई है और संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का जिक्र है। तो भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था, कौन से भाग में आते हैं मौलिक अधिकार और कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद तक आते हैं। और इसमें सबसे पहले आज हम अनुच्छेद 12 की बात करते हैं। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? अनुच्छेद 12 में, संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी है। राज्य, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें हम लोग नोट कर सकते हैं कि अनुच्छेद नंबर 12 राज्य व राज्यों के कृत्यों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। संरक्षण प्रदान करता है। ये राज्य क्या है? सबसे पहले तो हम लोग राज्य देख लेते हैं कि राज्य शब्द का जिक्र इस अनुच्छेद 12 में जो किया गया है, तो राज्य शब्द के अंतर्गत कौन कौन सम्मिलित हैं, राज्य शब्द के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, एक बार देख लेते हैं अच्छी तरह से। नंबर पहला है भारत सरकार। अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है, उस राज्य शब्द के अंतर्गत कौन कौन आता है? भारत सरकार। नंबर दूसरे पर आते हैं संसद। नंबर तीसरे पर आते हैं राज्य सरकार। नंबर चौथे पर आते हैं राज्य के विधानमंडल। पांचवें पर आते हैं स्थानीय अधिकारी और छठे नंबर पर आते हैं सार्वजनिक उपक्रम। ये 6 के 6 पॉइंट अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित करते हैं कि राज्य शब्द में या राज्य की जो परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई है, कि राज्य का मतलब क्या है। तो हम लोग इन 6 के 6 पॉइंटों को कह सकते हैं कि इनके द्वारा किए गए कार्य के विरुद्ध अनुच्छेद 12 लोगों को संरक्षण प्रदान करता है कि ये 6 के 6 लोग या 6 के 6 पॉइंट किसी भी व्यक्ति से उनके मौलिक अधिकार नहीं छीन सकते। संरक्षण प्रदान किया जाता है न्यायपालिका के द्वारा इन 6 पॉइंट से किसी भी नागरिक को। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, किस चीज़ का जिक्र है इसमें उसे देख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं अब अपने अगले पॉइंट की तरफ, और अगला पॉइंट है अनुच्छेद 12 तो हो गया।
अनुच्छेद 13 का जिक्र करते हैं और अनुच्छेद 13 में क्या लिखा हुआ है इसे पढ़ लेते हैं एक बार। मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने की विधियां, ये जिक्र किया गया है अनुच्छेद 13 में। अच्छा, अनुच्छेद जो 13 है वो भी कई सब सेक्शन में डिवाइड है। देख लेते हैं एक बार कि उन सब सेक्शंस में क्या क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 13(1) की। ये अनुच्छेद 13(1) क्या कहता है? अनुच्छेद 13(1) ये कहता है कि इस संविधान से ठीक पहले जब भारतीय संविधान बनाया गया और संविधान लागू हुआ, कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में दिए गई सभी विधियां, इस डेट से पहले जितने भी नियम कानून थे वो बिल्कुल शून्य हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे, 26 जनवरी 1950 अर्थात इस संविधान से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में, यहाँ लिख सकते हैं, राज्य का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, पूरे भारत में, भारत के राज्य क्षेत्र में दी गई सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी, शून्य हो जाएंगी बिल्कुल। जो भी नियम कानून बनाए थे, जो भी विधियां बनाई थी वो शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं। अनुच्छेद नंबर 13 को हम लोग एक शब्द से और पुकारते हैं, वो है हमारा न्यायिक पुनरावलोकन। एक पॉइंट है यहाँ पर, न्यायिक पुनरावलोकन। तो भारतीय संविधान 13(1) में ये लिखा हुआ है कि इस संविधान से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में दिए गई सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत है। 26 जनवरी 1950 से पहले जो भी नियम कानून बनाए गए थे, किसी सरकार द्वारा बनाए गए थे, वो सब क्या हो जाएंगे? शून्य हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अब नियम कौन से चलेंगे? अब नियम चलेंगे जो भारत के संविधान में लिखे हुए हैं। भारत के संविधान लागू होने से पहले क्या नियम थे, क्या कानून थे, उससे कोई मतलब नहीं है। 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ तो भारत में चलने वाले जो नियम कानून हैं वो भारत के संविधान के द्वारा चलेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे अपने अगले अनुच्छेद की, और जो है अनुच्छेद 13(2). 13(1) तो हम लोगों ने पढ़ लिया। इसमें अनुच्छेद में कहता है कि जो राज्य है, संविधान क्या कहता है, राज्य जो है, राज्य के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अनुच्छेद नंबर 12 में जिक्र किया गया है कि राज्य ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगा, विधि या कानून नहीं बनाएगा, राज्य ऐसी कोई विधि या कानून नहीं बनाएगा जो इस भाग के द्वारा दिए गए अधिकारों को छीनती है। ध्यान रखिए, राज्य या भारत सरकार कोई भी ऐसी विधि या कानून नहीं बनाएगा जो इस भाग के द्वारा दिए गए अधिकारों को छीनती है या उन अधिकारों को ख़त्म करती है। समझ रहे हैं आप लोग? ये अनुच्छेद 13(2) में राज्य कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो किसी अधिकार को छीनती है या उस अधिकार को ख़त्म करती है। अनुच्छेद 13(2) में विधि शब्द को भी परिभाषित किया गया है। विधि शब्द भी क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। आप इसे थोड़ा सा नोट डाउन भी कर सकते हैं।
इसके बाद आएगा अपना अगला जो पॉइंट है वो आएगा 13(3). ये 13(3) क्या कहता है कि अगर भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत कोई संशोधन किया जाता है। ये 368 का संशोधन क्या है ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। संशोधन कितने प्रकार का होता है और 368 के अंतर्गत संशोधन किस तरह से होता है। संशोधन 3 प्रकार से होता है। वैसे सामान्य संशोधनों को छोड़कर 368 के तहत 2 तरीके के संशोधन किए जाते हैं। परंतु यदि हम लोग अनुच्छेद 13(3) को देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 368 के तहत अगर कोई संशोधन किया गया है तो उन संशोधनों का इस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। ध्यान से, अनुच्छेद 368 के संशोधनों का इस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। ये बात 13(3) में लिखी हुई है, इसको थोड़ा सा आप नोट कर लें। ठीक है, तो भारतीय संविधान के 2 अनुच्छेद, अनुच्छेद नंबर 12 जिसमें किसका जिक्र किया गया है, जिसमें राज्य शब्द का जिक्र किया गया है, और 13 में सीधा सा बताया है कि भाई 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में जो भी नियम कानून थे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, शून्य माने जाएंगे, ख़त्म माने जाएंगे। और अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्या कहा जाता है, अब हम लोग वास्तव में मौलिक अधिकार यहाँ से शुरू करते हैं। अब आगे ध्यान रखिए, वैसे तो मौलिक अधिकारों के बारे में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक का जिक्र किया गया है, जिसमें मैंने आपको अनुच्छेद नंबर 12 और अनुच्छेद नंबर 13 थोड़ा सा बता दिया है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए थोड़ा सा जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखते रहेंगे। मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण थोड़ा ध्यान से देखेंगे। मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वो, मौलिक अधिकारों की संख्या संविधान में तो 7 दी हुई थी, लेकिन मौलिक अधिकार जो हैं वो कुल कितने हैं इसे देख लेंगे। कुल मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स हैं भारत के नागरिक को, भारत का नागरिक होने की वजह से जो मूल अधिकार इस वक्त प्राप्त हैं उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या है 6, जबकि मूल संविधान में इनकी संख्या 7 थी। एक मूल अधिकार ख़त्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, उसके बारे में आगे जिक्र करेंगे। मूल अधिकार था वो संपत्ति का अधिकार, जिसे एक संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया, परंतु वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, 6 हैं। और ये 6 मूल अधिकार कौन कौन से हैं इसे हम लोग देख लेते हैं पॉइंट वाइज। पहला मूल अधिकार है समानता का अधिकार। पहला जो मूल अधिकार है वो है समानता का अधिकार। इसका जिक्र अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक किया गया है। दूसरा जो मूल अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, और इसका जिक्र भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर और 22 तक किया गया है। तीसरा जो है हमारा वो है, तीसरा मूल अधिकार वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं भैया जी। अनुच्छेद 5, सॉरी संख्या 4 है, ये है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार।
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर और 28 तक किया गया है। इसके बाद 5वें नंबर पर है अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकार, इसका जिक्र भारतीय संविधान में के अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। जबकि हमारा एक 6 नंबर पे जो मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका जिक्र किया गया है अनुच्छेद 32 में। धीरे धीरे से सारा जो जिक्र है वो किया जाएगा। तो यहाँ अनुच्छेद टोटल कितने हैं? 14 से लेकर 32 तक का जिक्र किया गया है, जिसमें पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकार और 6ठे नंबर पर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अनुच्छेद भी मैंने साथ साथ लिखे हैं। टोटल जो भारतीय मौलिक अधिकार हैं उनकी जो संख्या है वो टोटल 6 हैं, और वो 6 कौन कौन से हैं वो आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। मौलिक अधिकार कितने हैं? टोटल 6 हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपसे यहाँ पर एक बीच में क्वेश्चन करना चाहता हूँ, आप उसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। अनुच्छेद 13 में जो विधि शब्द परिभाषित की गई है, ये विधि क्या है? इसके बारे में एक बार थोड़ा सा ज़रूर बताएंगे मुझे। आगे चलते हैं। अब हमारा जो प्रथम क्वेश्चन आता है यहाँ, पहला जो मौलिक अधिकार है वो है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक का, जिसमें जिक्र किया गया है। और जो अनुच्छेद है हमारा कौन सा? समानता का अधिकार। ये पहला हमारा मौलिक अधिकार है। इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। अनुच्छेद 14 से लेकर 18। तो सबसे पहले कौन सा अनुच्छेद पढ़ना है हमने सबसे पहले पढ़ना है अनुच्छेद 14। 14 नंबर में क्या लिखा है? 14 नंबर में ये लिखा है, अनुच्छेद 14 भी दरअसल 2 भागों में डिवाइड है। और ये भाग कौन कौन से हैं डिटेल में देख लेते हैं। विधि के समक्ष समानता, और दूसरा है विधि के समक्ष समान संरक्षण का अधिकार। 2 भागों में डिवाइड है। विधि के समक्ष समानता
और विधि के समक्ष समान संरक्षण का अधिकार। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ये क्या है। ये जो पहला है हमारा, पहला क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता। ये जो नियम है हमने इंग्लैंड से लिया है, ये नियम हमने इंग्लैंड से लिया है। और इंग्लैंड में एक विद्वान हैं जिनका नाम है डाइसी, और उन्होंने एक नियम दिया था, रूल ऑफ द लॉ। ये विधि के समक्ष समानता डाइसी के रूल ऑफ द लॉ से प्रभावित है। इसमें जो जानकारी दी गई है, इसमें जानकारी दी गई है कि विधि या कानून के समक्ष या कानून के सामने सभी समान हैं, चाहे वो भारत का प्रधानमंत्री हो या भारत का कोई सामान्य व्यक्ति, वो विधि के सामने एक समान है। अर्थात कानून प्रधानमंत्री से लेकर सामान्य व्यक्ति तक समान व्यवहार करेगी। ऐसा नहीं है कि किसी नेतागण के फेवर में कानून अलग व्यवहार करे और किसी सामान्य व्यक्ति के फेवर में कानून अलग व्यवहार करे, ऐसा नहीं है। और ये जो नियम है विधि के समक्ष समानता, यह नियम राज्य की निरंकुशता पर भी प्रहार करता है कि राज्य अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति समान है, चाहे वो नेता है, चाहे वो सामान्य व्यक्ति है। तो ये अधिकार दिया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं, अनुच्छेद 14 में है, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 का ये पहला भाग है। ये हमने कहाँ से लिया है? इंग्लैंड से लिया है, डाइसी के रूल ऑफ द लॉ से प्रभावित है। दूसरा जो पॉइंट है हमारा, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? विधि के समक्ष समान संरक्षण। विधि के समक्ष समान संरक्षण है। ये हमने कहाँ से लिया है भैया जी? ये हमने यूएसए से लिया है। कहाँ से लिया है? यूएसए से। अनुच्छेद 14 में ही दिया हुआ है और इसे यूएसए से लिया गया है। इस समान संरक्षण वाले अनुच्छेद में या नियम में बताया गया है कि समान परिस्थिति वाले लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, असमान परिस्थिति वाले लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाएगा। आप समझ रहे हैं? अर्थात न्यायालय या भारत में जो कोर्ट है वो राज्य में कमज़ोर और पीड़ित व्यक्ति के साथ तर्क संगत भेदभाव कर सकती है। अर्थात अगर न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति आर्थिक, सामाजिक और अन्य प्रकार से कमज़ोर है या पीड़ित है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ कुछ भेदभाव कर सकती है। ये लिखा हुआ है समान संरक्षण के अधिकार के नियम में, अनुच्छेद 14(2) में लिखा हुआ है ये। तो यहाँ जो समानता का अधिकार है, जिसमें अनुच्छेद पहला कौन सा है? 14, जो 2 भागों में डिवाइड है, विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष समान संरक्षण का अधिकार। आगे बढ़ते हैं भैया जी। सेपरेट अनुच्छेद है इस बार। 14 के बाद अनुच्छेद कौन सा स्टार्ट होता है? अनुच्छेद होता है 15। हम लोग पढ़ रहे हैं समानता का अधिकार, और अनुच्छेद 15 में किस समानता की बात की गई है? अनुच्छेद 15 में बात की गई है, ध्यान से देखेंगे, अनुच्छेद 15 में बात की गई है सामाजिक समानता की। और अनुच्छेद 15 को हम लोग क्या कहते हैं? सामाजिक समानता का, सामाजिक समानता का अधिकार। सामाजिक समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 भी कई भागों में डिवाइड है, परंतु इसको हम लोग थोड़ा धीरे धीरे पढ़ लेते हैं कि इस अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 15 की, कि अनुच्छेद 15(1) में क्या लिखा है। अनुच्छेद 15(1) में क्या लिखा है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(1) में धर्म,
मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान। भारत का जो संविधान है उसका अनुच्छेद 15 का पहला भाग ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति या भारत सरकार या राज्य व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, उस व्यक्ति की जाति, उसका लिंग मतलब महिला, पुरुष या अन्य, और उसके जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसके बाद ये है अनुच्छेद 15(1) में लिखी हुई बात। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 15(2) में क्या लिखा हुआ है भैया जी। अनुच्छेद 15(2) में ये लिखा हुआ है कि राज्य के विषय में तो आपको पता ही है कि राज्य भारत का जो संविधान है वो भारत के राज्य और सभी व्यक्तियों को, यहाँ पे इस शब्द को भी हम लोग जोड़ लेते हैं, किसी भी बच्चे को कोई कन्फ्यूज़न ना हो, किसी स्टूडेंट को। भारत का संविधान का अनुच्छेद 15(2) ये कहता है या आदेश देता है कि भाई भारत या राज्य या उसके सभी व्यक्ति, इनमें से कोई भी दुकान, होटल, इसे हम भोजनालय भी कह सकते हैं, वह सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश, गांव या किसी अन्य स्थान पर कुएं और तालाब आदि के उपयोग आदि पर भेद नहीं करेगा। भारत का जो संविधान है वो राज्य को क्या आदेश देता है और सभी व्यक्तियों को क्या आदेश देता है कि आप लोग किसी भी व्यक्ति को किसी दुकान, किसी होटल, किसी सार्वजनिक स्थान, पार्क आदि और कहीं पर उपस्थित कुएं या तालाब का उपयोग करने से नहीं रोक सकते। यदि किसी व्यक्ति ने या राज्य सरकार ने ऐसा किया तो वो एक अपराध की श्रेणी में आएगा। ये भारत के संविधान 15(2) में लिखा हुआ है। 15(3) की बात कर लेते हैं अब। अनुच्छेद 15(3) की बात कर लेते हैं। 15(3) क्या कहता है? 15(3) राज्य को आदेश देता है। अनुच्छेद 15(3) राज्य को आदेश देता है कि वह, राज्य के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। राज्य क्या है कि राज्य जो है स्त्रियों व बालक के लिए, जो बच्चे हैं, बालकों के लिए विशेष उपबंध करेगा, विशेष व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 15(3) राज्य को आदेश देता है कि राज्य स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध करेगा। ये 15(3) में लिखा हुआ है। बात कर लेते हैं अब अनुच्छेद के 15(4) की। हम लोग पढ़ रहे हैं सामाजिक समानता का अधिकार। 15(4) में क्या लिखा हुआ है भैया जी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है 15(4) और 15(5). 1951 के पहले, इसको थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ेगा। 1951 के पहले संविधान संशोधन के द्वारा ध्यान से देखेंगे। 1951 के पहले संविधान संशोधन के द्वारा सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े
शैक्षिक रूप से पिछड़े, शैक्षिक रूप से पिछड़े, शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, एससी और एसटी के लिए, एससी और एसटी के लिए सार्वजनिक 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 शिक्षण संस्थान, सार्वजनिक शिक्षण संस्थान में आरक्षण, सार्वजनिक शिक्षण संस्थान में आरक्षण दिया गया। 15(4) में क्या क्या लिखा हुआ है ये आपको बता दिया। 1951 के पहले संविधान संशोधन के द्वारा, पहले ही संविधान संशोधन के द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े एससी और एसटी के लिए सार्वजनिक शिक्षण संस्थान में आरक्षण की सुविधा की गई। 15(4) में बात कर लेते हैं अब 15(5) की, अनुच्छेद 15(5) की। 15(5) क्या कहता है ये भी थोड़ा सा 15(4) से जुड़ा हुआ है। यह उच्च शिक्षण संस्थान और निजी शिक्षण संस्थान, उच्च व निजी शिक्षण संस्थान में पिछड़े वर्ग के लिए वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। आरक्षण का प्रावधान करता है। तो 15(4) और 15(5) आरक्षण के विषय में है। ऊपर केवल एससी और एसटी को, और 15(5) में वो सभी व्यक्ति जो सामाजिक, आर्थिक और अन्य कारणों से पिछड़े हैं उन्हें आरक्षण का प्रावधान है अनुच्छेद 15(5) में। तो अनुच्छेद 15 क्या है? वैसे तो हम लोग समानता का अधिकार पढ़ रहे हैं, और समानता के अधिकार में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक की बात है। तो अनुच्छेद 15 क्या था? सामाजिक समानता का अधिकार। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अनुच्छेद 16, पढ़ते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्या कहता है इसे भी देख लेते हैं, इसकी हेडिंग क्या बनती है। अवसर की समानता का अधिकार, अवसर की समानता का अधिकार, अवसर की समानता का अधिकार। ये जो अनुच्छेद 16 है ये भी लगभग 5 भागों में डिवाइड है। कौन कौन से भाग हैं उसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि अनुच्छेद 16 एक क्या कह रहा है। वैसे तो अनुच्छेद 16 का जो मेन हेडिंग है वो है अवसर की समानता का अधिकार। तो अनुच्छेद पहला और 16 का पहला और दूसरा, अनुच्छेद 16 का खंड 1 और खंड 2 के अधीन किसी पद या अन्य नियोजन में ध्यान से देखेंगे, किसी पद या अन्य नियोजन में नियुक्ति के विषय में नियुक्ति के विषय में सभी नागरिकों को
ध्यान से देख लेंगे, सभी नागरिकों को समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है। समान अवसर, समान अवसर का अधिकार, समान अवसर का अधिकार। 16(1) और 16(2) में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि किसी पद के लिए या किसी अन्य नियोजन में नौकरी के लिए या नियुक्ति के विषय में जितने भी नागरिक हैं राज्य में, उन सभी नागरिकों को समान अवसर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी जाति या किसी अन्य व्यक्ति को मना कर दिया जाए कि भाई आपको नौकरी नहीं मिलेगी, केवल आपको मिलेगी, ऐसा नहीं कर सकते। 16(1) और 2 में किसी पद या अन्य नियोजन में नियुक्ति के विषय में सभी नागरिकों को समान अवसर का अधिकार दिया गया है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 16 का तीसरा भाग। 16 का तीसरा भाग क्या है कि राज्य के विषय में मैंने आपको पहले बता दिया है कि राज्य नौकरी में, ध्यान से इसमें देख सकते हैं, राज्य नौकरी में निवास के आधार पर विभेद कर सकता है। नौकरी में निवास के आधार पर, निवास के आधार पर विभेद कर सकता है। इसके बारे में आपने कई स्टेट में देखा है कि कई स्टेट की जब नौकरियां निकलती हैं तो उनके नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा रहता है कि यह नौकरी केवल इस राज्य के लोगों के लिए है जो यहाँ के निवासी हैं। मतलब जो राज्य नौकरी निकाल रहा है वो साफ साफ लिख देता है कि केवल इसी राज्य के जो निवासी हैं उन्हीं के लिए है, वही लोग फॉर्म भरें। तो 16(3) में क्या लिखा है कि जो राज्य है वो नौकरी में निवास के आधार पर विभेद कर सकता है, अर्थात कुछ रोजगार किसी क्षेत्र के लिए रिजर्व कर सकता है, आरक्षित कर सकता है कि भाई ये नौकरी है और ये नौकरी अगर हरियाणा में निकल रही है, उत्तर प्रदेश में निकल रही है, मध्य प्रदेश में निकल रही है, तो ये स्टेट जो हैं अपने राज्य में रहने वाले जो लोग हैं, अपनी सीमा में रहने वाले जो लोग हैं, उनको विशेष महत्व देने के लिए नौकरी में विभेद कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 16 और 4 की, कि ध्यान से राज्यों को सामाजिक व आर्थिक रूप से, राज्यों को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए विशेष उपबंध का अधिकार है। अर्थात राज्य जो है, राज्य भारत सरकार हो सकती है, किसी भी राज्य की सरकार हो सकती है, कि राज्य को ऐसे लोगों के लिए विशेष उपबंध बनाने का, नियम कानून बनाने का अधिकार होगा जो लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। लेकिन ख्याल रखिए कि अगर कोई राज्य या भारत सरकार किसी व्यक्ति को आरक्षण दे रही है तो आरक्षण का जो आधार है वो सामाजिक आर्थिक संयुक्त रूप से होगा। ऐसा नहीं है किसी एक पॉइंट को उठाकर और आरक्षण दे दिया गया, सामाजिक और आर्थिक दोनों होगा। बात करते हैं हम लोग अपने अगले अनुच्छेद के विषय में। अनुच्छेद 16(5) में क्या लिखा है, इसमें धर्म के आधार पर, इसमें धर्म के आधार पर कुछ पदों को, धर्म के आधार पर कुछ पदों को रिजर्व या आरक्षित करने की व्यवस्था है। धर्म विशेष के लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, धर्म विशेष के लोगों को उभारने के लिए, धर्म विशेष के लोगों को कुछ प्राथमिकताएं देने के लिए नौकरी में या किसी निकाय में
कुछ पद रिज़र्व कर दिए जाते हैं। तो ये बात कहाँ बताई गई है? ये बताई गई है अनुच्छेद 16(5) में। तो अनुच्छेद जो हमारा नंबर 16 वाला अनुच्छेद है वो है अवसर की समानता का अधिकार। और ये अवसर की समानता का जो अधिकार है वो लगभग कितने भागों में डिवाइड है? वो 5 भागों में डिवाइड है। थोड़ा सा देख सकते हैं ध्यान से। आगे बढ़ते हैं अब अपने अगले अनुच्छेद की तरफ। और अगला अनुच्छेद हमारा क्या कहता है? अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 इम्पोर्टेंट है। कई बार इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 17 कई लिहाज से, कई चीज़ों से इम्पोर्टेंट है। और अस्पृश्यता का अंत किसी जाति विशेष या किसी धर्म विशेष या किसी लिंग, निवास स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ अगर कोई भेदभाव, किसी व्यक्ति का कोई शोषण किया जा रहा है तो छुआछूत के विषय को ज़्यादा माना जा रहा है, उन प्रथाओं को ज़्यादा माना जा रहा है। तो अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत करता है, अर्थात छुआछूत का अंत करता है, उन्हें समाप्त करता है। लेकिन यदि इसके विपरीत कोई व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता है तो वो एक अपराध की श्रेणी में आएगा। यह अनुच्छेद 17 है वो अनुच्छेद 35 के साथ, ध्यान देंगे, अनुच्छेद 17 है वह अनुच्छेद 35 के साथ संसद को, वैसे तो सारे कानून बनाने की जो शक्ति है वो किसको है? संसद को ही है। संसद को इन अस्पृश्यता और छुआछूत के लिए दंड विधि का क्या मतलब होता है? सजा, दंड विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 17। संसद ही बनाता है वैसे तो सारे नियम कानून। हमारा जो अगला अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 किसका जिक्र करता है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 18 जिक्र करता है उपाधियों का अंत। किसी व्यक्ति को डॉक्टर की, राजा की, दीवान की, किसी भी प्रकार की अगर कोई उपाधि पहले से प्राप्त थी, जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से किसी व्यक्ति को सर की, जैसे सर की उपाधि दी गई, किसी को राजा की उपाधि दी गई, सम्राट की उपाधि दी गई, डॉक्टर की उपाधि दी गई, तो इस प्रकार की उपाधियों का अंत कर दिया गया अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। लेकिन उपाधि जो है 2 जगह छोड़ दी गई, सेना व शिक्षा को छोड़कर। सेना में तो अब भी लेफ्टिनेंट, कर्नल, मेजर, जनरल, ये अब भी उपाधियां हैं। शिक्षा में भी डॉक्टरेट की होती है, प्रोफेसर की होती है, मास्टर एक ऐसा शब्द है जो अध्यापक के प्रति उपयोग किया जाता है। तो सेना और शिक्षक को छोड़कर अनुच्छेद 18 सभी उपाधियों का अंत करता है। अनुच्छेद 18 ये भी कहता है कि कोई भी व्यक्ति विदेश से उपाधि नहीं लेगा या लेगा। अगर विदेश से कोई उपाधि ले रहा है तो बिना अनुमति के कोई उपाधि नहीं लेगा, ये अनुच्छेद 18 कहता है। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही कोई व्यक्ति विदेश से कोई उपाधि ग्रहण कर सकता है। और सेना और शिक्षा को छोड़कर जितनी भी उपाधियाँ थी, भारतीय संविधान लागू होने से पहले जितनी भी उपाधियाँ थी, वो सारी की सारी उपाधियाँ क्या कर दी गई? समाप्त कर दी गई, उनका अंत कर दिया गया। तो जो पहला हमारा मौलिक अधिकार था हमारा समानता का अधिकार, जिसमें हम लोगों ने अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक की बात की।
वीडियो बहुत लंबी हो गई है और इस वीडियो को ज़्यादा और लंबा ना करके मैं दूसरे भाग में इसको बनाने की कोशिश करूँगा। तो ये पहला भाग मैं यहीं पर समाप्त करने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आप लोगों तक समय रहते पहुँच सके। धन्यवाद।